जब हम सावित्रीबाई फुले का नाम लेते हैं तो अक्सर उन्हें सिर्फ एक शिक्षिका के तौर पर याद करते हैं, लेकिन ये उनकी विरासत को कम आंकने जैसा है। असल में वो एक क्रांतिकारी थी, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने भारतीय इतिहास का रुख ही बदल दिया। तो चलिए इस बात को थोड़ा और समझते हैं। जरा सोचिए 1840 के दशक में भारत में एक लड़की की जिंदगी कैसी रही होगी। देखिए, यहाँ दो रास्ते दिख रहे हैं। एक तरफ वो रास्ता है जो उस जमाने में लगभग हर लड़की के लिए तय था, और दूसरी तरफ वो असाधारण रास्ता जो सावित्रीबाई फुले ने खुद अपने लिए बनाया। बस यही फर्क, यही एक बड़ा अंतर उनकी कहानी को इतना शक्तिशाली बना देता है। देखिए, उनकी उपलब्धि कितनी बड़ी थी, ये समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जिसमें उनका जन्म हुआ था। एक ऐसी दुनिया जो कठोर सामाजिक दीवारों से बुरी तरह जकड़ी हुई थी। तो उस समय की हकीकत कुछ ऐसी थी। एक ऐसा समाज जहां किसी की जाति और लिंग ही उसका पूरा भविष्य तय कर देते थे। और जहां तक महिलाओं की बात है, उनके लिए शिक्षा तो एक सपने जैसी भी नहीं थी, बल्कि एक नामुमकिन सी बात मानी जाती थी। लेकिन कहते हैं ना कि एक क्रांति अक्सर एक अकेले साहसिक कदम से ही शुरू होती है, और सावित्रीबाई के लिए वो पहला कदम था पढ़ना और लिखना सीखना। अब कहानी में जो सबसे दिलचस्प मोड़ आता है वो इसके बाद ही आता है, क्योंकि उनके पति ज्योतिराव फूले एक ऐसी सोच रखते थे जो उस जमाने के हिसाब से अपने आप में एक क्रांति थी। ज्योतिराव को अपनी पत्नी की काबिलियत पर पूरा भरोसा था, और इसीलिए उन्होंने सारे सामाजिक नियमों को ताक पर रखकर खुद सावित्रीबाई को पढ़ना लिखना सिखाया। और बस यहीं से उनकी उस असाधारण यात्रा की नींव रखी गई। तो अब जब वो खुद शिक्षित हो गईं, तो सावित्रीबाई ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने फैसला किया कि वो दूसरी लड़कियों को भी शिक्षित करेंगी। ये एक ऐसा कदम था जिसे उस समय की व्यवस्था ने अपने लिए एक सीधा खतरा माना। साल था 1848। उन्होंने एक स्कूल खोला जो सिर्फ पढ़ने लिखने की जगह नहीं थी, बल्कि ये सदियों से चली आ रही परंपरा के खिलाफ एक खुला विद्रोह था। और कमाल की बात यह है कि उनके पढ़ाने का तरीका भी उतना ही क्रांतिकारी था। देखिए, उस जमाने में पढ़ाई का मतलब था रट्टा मारना, लेकिन सावित्रीबाई ने इस तरीके को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने जोर दिया प्रैक्टिकल नॉलेज पर, क्रिटिकल थिंकिंग पर। मतलब वो अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दे रही थीं, बल्कि उन्हें ये सिखा रही थी कि अपने आसपास की दुनिया पर, समाज पर सवाल कैसे उठाया जाए। और सच कहूं तो उस समय के लिए ये एक बहुत ही खतरनाक विचार था। लेकिन देखिए, जब भी कोई व्यवस्था को चुनौती देता है तो व्यवस्था पलटवार करती है। समाज ने इस बदलाव को चुपचाप मंजूर नहीं किया। इसका विरोध तुरंत शुरू हुआ, और वो भी बहुत हिंसक तरीके से। जब वो रोज स्कूल जाती थी तो उन पर हमला होता था। रूढ़िवादी लोग जो उनके काम को अपनी परंपरा के लिए खतरा मानते थे, उन पर पत्थर फेंकते थे, कीचड़ और यहाँ तक कि गोबर भी फेंकते थे। तो सोचिए जरा, उन्होंने क्या किया। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने अपने साथ एक और साड़ी रखना शुरू कर दिया। स्कूल पहुंचकर वो गंदी साड़ी बदल लेती और फिर बच्चों को पढ़ाती। ये छोटी सी बात असल में उनके अटूट इरादे, उनके जबरदस्त संकल्प का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। लेकिन उनकी लड़ाई सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं थी। वो उस दोहरे उत्पीड़न को अच्छी तरह समझती थीं जिसका सामना महिलाओं को करना पड़ता था, यानी जाति का अन्याय और लिंग का अन्याय। उन्होंने अन्याय के खिलाफ एक चौतरफा जंग छेड़ दी। उन्होंने महिलाओं को सीधे तौर पर सशक्त बनाने के लिए सुरक्षित घर और हुनर सिखाने जैसे कई व्यावहारिक समाधान पेश किए। और इतना ही नहीं, उन्होंने और ज्योतिराव ने मिलकर सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की। ये एक ऐसा संगठन था जिसका मकसद ही दमनकारी जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना था। अपने सामाजिक कामों के अलावा सावित्रीबाई ने एक और शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल किया, और वो थी उनकी अपनी आवाज, जिसे उन्होंने अपनी कविताओं और लेखों के जरिए लोगों तक पहुंचाया। उनकी लिखी हुई बातें सिर्फ कला का नमूना नहीं थीं, बल्कि वो बदलाव लाने का एक जरिया थीं, एक हथियार थीं। अपनी कविताओं के जरिए उन्होंने सीधे तौर पर महिलाओं को ज्ञान हासिल करने और पितृसत्ता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए आवाज दी। उनके शब्द जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचे और समाज की गहरी जड़ों में बैठी सोच को चुनौती दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस जबरदस्त मेहनत और संघर्ष का कोई नतीजा निकला? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल निकला, और वो भी सिर्फ कुछ ही सालों में। सिर्फ 3 साल के अंदर
उनकी जलाई हुई एक छोटी सी चिंगारी एक बड़े आंदोलन की आग बन चुकी थी। 1851 तक आते आते वो लड़कियों के लिए एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग स्कूल चला रहे थे। और इसका असर 150 से ज्यादा लड़कियां पढ़ लिख रही थीं। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इस एक कदम ने उस पूरी धारणा को गलत साबित कर दिया कि महिलाओं को पढ़ाया नहीं जा सकता या पढ़ाया नहीं जाना चाहिए। सावित्रीबाई फुले की विरासत हमें ये सिखाती है कि एक इंसान का साहस भी पूरी व्यवस्था को चुनौती दे सकता है, और ये बात हमें आज अपने समय के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।